नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन आज मुनाफे की मंडी की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। जिस तरह से वीकेंड पर इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि पाम तेल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाएगा 28 अप्रैल से, कितना इस पर असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने एडिबल ऑयल एक्सपर्ट दोराब मिस्त्री जी हैं, जो गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इंडोनेशिया के इस फैसले का कितना असर होगा, कितनी खाने के तेल के दाम में कितनी महंगाई आ सकती है आने वाले दिनों में? मृत्युंजय, ये इंडोनेशियन का एक अचानक अनाउंसमेंट था और इससे काफी गहरा प्रभाव मार्केट पे पड़ा है। आज सुबह आपने देखा कि मलेशिया की फ्यूचर्स मार्केट करीब 2 या 3% ज्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से और भी बढ़ सकती है। लेकिन बाजार में बड़ी अनसर्टेनिटी है कि इंडोनेशिया एक्चुअली क्या करने वाला है। अभी तो इन लोगों ने एक छोटा सा वीडियो छोड़ा, अपने प्रेसिडेंट का वीडियो था कि पूरा तमाम पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल के एक्सपोर्ट और उसके रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। अब ये बैन कहां तक चलेगा, कितने हफ्ते चलेगा, कब तक ये लोग बैन को जारी रखेंगे और कहां इनकी प्राइस टारगेट क्या है, ये सब का खुलासा अब तक हुआ नहीं है। इसका नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं है, इसलिए मार्केट में बड़ी अनसर्टेनिटी है। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तो दाम बढ़ते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज से 2 हफ्ते तक, यानी कि रमजान की छुट्टियों तक मार्केट में तेजी रहेगी और दाम बढ़ते रहेंगे। जिसको जरूरत नहीं है उसको खाने का तेल बाजार में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाम काफी बढ़ चुके हैं और काफी बढ़ेंगे। दोराब सर, एक और बात, जो मलेशियाई पाम तेल है वो 6,750 के ऊपर है, करीब करीब आज 6 से 7% तक की तेजी वहां पर दिख रही है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये भी है, जिस तरह के इन्वेंट्री और जिस तरह का प्रोडक्शन नंबर इंडोनेशिया क्या है, क्या एक्सपोर्ट बैन करके वो लंबे समय तक रह सकते हैं? क्या उनको आने वाले समय में पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा रमजान के बाद? आपने सही बताया कि इंडोनेशिया इंडेफिनेटली ये बैन जारी नहीं रख सकता है। अगर 2 हफ्ते ये लोग बैन नहीं करे तो इनके स्टॉक मेरे ख्याल से 1 मिलियन टन बढ़ जाएंगे। इंडोनेशिया की एक्सपोर्ट हर महीने करीबन 2.5 या 3 मिलियन टन की है। तो ये एक्सपोर्ट अगर बंद हो गई तो ये स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा। इनको ये स्टॉक को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए मेरा मानना है कि 2 हफ्ते के बाद, यानी कि रमजान की छुट्टियों के बाद, सरकार कुछ न कुछ नया रेगुलेशन लाएगी जिससे कि लोकल मार्केट में कुकिंग ऑयल की सप्लाई जारी रहे और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी जारी रहे। सो ये 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है और हमको बढ़े हुए दाम सहन करने पड़ेंगे। सरसों तेल को लेकर आता है, हालांकि सरसों के इस बार रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया गया, जो अब तक के जो एस्टिमेट्स है, और सरसों तेल में पिछले कुछ महीने में उस तरह की तेजी भी नहीं दिखी बाकी तेलों के मुकाबले। क्या आप सरसों तेल का इसका फायदा मिलेगा और एक बड़ी तेजी की तैयारी सरसों तेल में आपको लग रही है? हाँ, ऐसा लगता है कि सरसों में जो मंदी थी वो अब हो चुकी है, वो खत्म हो गई। अब सरसों के भाव ज्यादा नीचे नहीं उतरेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। और मुमकिन है कि जब पाम ऑयल के दाम इतने बढ़ जा रहे हैं, जब सोया के दाम बढ़ रहे हैं, जब सन के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरसों के तेल के दाम में भी धीमी धीमी सी तेजी आएगी। ये बिल्कुल मुमकिन है, खास करके आज से 1 महीने तक। उसके बाद जब पाम के भाव वापस गिरेंगे और सही प्रकार से मार्केट चलेगी, सही प्रकार से एक्सपोर्ट शुरू होगा इंडोनेशिया से, तब कंज्यूमर को वापस राहत मिलेगी। सर, सोयाबीन तेल को लेकर भी दिक्कतें हैं, क्योंकि ब्राजील अर्जेंटीना से जो वेदर की जो टेंशन है उस वजह से लग रहा है कि वहां पर भी उत्पादन कम रह सकता है। तो उस फ्रंट पर क्या वहां से कुछ सप्लाई की भरपाई हो सकती है पार्शियल?
ऑलरेडी हम लोग हिंदुस्तान 3-4 लाख टन सोया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना से, मेनली अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे से। मैं नहीं मानता कि उससे ज्यादा इंपोर्ट हिंदुस्तान कर सके। और आपने सही बताया कि वहां भी नॉर्थ अमेरिका में न्यू क्रॉप की अब तो बोई भी नहीं हुई है, लेकिन बोई का मौसम भी उतना अच्छा नहीं रहा है। तो ये सब अनसर्टेनिटियों के लिए दाम जहां है वही रहेंगे। अब 2 हफ्ते के लिए दाम शायद बढ़ेंगे चिकागो फ्यूचर्स में, लेकिन उसके बाद सब सही हो जाना चाहिए। लेकिन क्रिटिकल बात यह है कि इंडोनेशिया अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या करेगा। आपने देखा कि जब यूक्रेन वाला और रशिया वाला सन ऑयल बंद हो गया, 6 लाख टन महीने में कम हो गई अवेलेबिलिटी, तो कितनी हलचल हो गई मार्केट में। तो ये तो इंडोनेशिया तो 2 मिलियन टन पर बैन रख चुका है। तो आप कल्पना कीजिए कि इसकी वजह से कितनी हलचल मार्केट में हो सकती है। अब तक मेरे ख्याल से मार्केट का रिएक्शन काफी सबड्यूड है, काफी रैशनल है, और मार्केट में लोगों ने पैनिक नहीं किया है। सर, अब एक सवाल है कि कंपनियों के पास कितनी इन्वेंट्री है, क्योंकि अगर उनके इन्वेंट्री खत्म होंगे, नई इन्वेंट्री के साथ जब वो आएंगे ऊपर के भाव पर लेकर अगर इन्वेंट्री इंपोर्ट करेंगे, तो क्या पास ऑन होगा रिटेल में दाम तेजी से बढ़ेंगे? तो क्या ये सही समय है अगर जो रिटेल कंज्यूमर्स हमें देख रहे हैं वो खरीद ले? रिटेल कंज्यूमर को पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर रिटेल कंज्यूमर ने पैनिक किया तो सारे स्टॉक खत्म हो जाएंगे और एक भड़का मार्केट में लगेगा। रिटेल कंज्यूमर को जितनी उसकी मांग है, जितनी उसकी जरूरत है, उतना ही खरीदना चाहिए। कंपनियों के पास काफी अच्छा स्टॉक है भगवान की कृपा से, और हिंदुस्तान में इमीडिएट रिएक्शन मेरे ख्याल से अगले 2 या 4 हफ्ते तक कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। और उतने में अगर इंडोनेशिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल गई तो फिर हमारे सबके लिए अच्छा है। लेकिन कंज्यूमर को पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर अभी आप देखिए कि आजकल हिंदुस्तान के बाजार में भी दाम बढ़े हैं और बढ़ेंगे, तो कंज्यूमर को पैनिक नहीं करना चाहिए और जितनी उसकी एक्चुअल जरूरत है उतना ही खरीदना चाहिए। अगर सब लोग ने रैशनली काम किया तो हम ये बड़ी मुश्किल का पार कर सकते हैं। बात इन्होंने कही कि कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है, तो हाल फिलहाल रिटेल में दाम भी नहीं बढ़ने वाले हैं, और जब तक वो महंगे इंपोर्ट का वक्त आएगा हो सकता है कि इंडोनेशिया पॉलिसी में बदलाव कर दे, क्योंकि उतने बड़े इन्वेंट्री लेवल के साथ उनको भी सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। एक्सपोर्ट उनके लिए मजबूरी भी हो जाएगी। और विश्वमोहन, मेरा एक और सुझाव है कि भारत सरकार को इंडोनेशिया की सरकार के साथ तुरंत रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए और उनसे एंगेज करना चाहिए। आखिर हम उसके सबसे बड़े कस्टमर हैं। तो आप अपने कस्टमर को इतनी तकलीफ नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता है। और इंडोनेशिया की सरकार बड़ी रैशनल, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो भारत सरकार को तत्काल ये रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। ओके, बिल्कुल, सरकार इस फ्रंट पे जरूर काम कर रही होगी, क्योंकि एक बड़ा चंक हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं और सबसे बड़ा हमारा वो एक्सपोर्टर भी है, तो डेफिनेटली उस फ्रंट पर भी बात हो रही होगी। सर, अब आखिरी सवाल, मई से आपने कहा था कि दाम खाने के तेल कम होंगे, क्या इस खबर के बाद भी आपको लगता है कि अब मई से दाम कम होंगे? यस, मेरे ख्याल से जो मार्केट में दाम कम होने वाले थे वो थोड़ी उसमें पोस्टपोनमेंट हो गई है, दैट्स ऑल। क्योंकि दुनिया भर में मेरा मानना है कि ये यूक्रेन की लड़ाई भी इनडेफिनेटली नहीं चल सकती है। उसमें भी कुछ ना कुछ तो समझौता होगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले महीने में कुछ ना कुछ समझौता होगी। दोनों साइड को बहुत नुकसान हो रहा है। और वैसे ही इंडोनेशिया भी 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद एक्सपोर्ट रोक नहीं सकती है, उनको एक्सपोर्ट करना ही होगा। तो लोग कहते हैं कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो जैसे टाइम जाएगा वैसे सारे लोग रैशनल हो जाएंगे, और मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर को राहत मई महीने के बाद मिलेगी। शुक्रिया सर। यानी मई के बाद उम्मीद है कि डेफिनेटली प्राइस कम होंगे, क्योंकि वॉर एंडलेस तो चलेगा नहीं, एक दिन शांति बहाल होगी और साथ ही इंडोनेशिया भी अपने फैसले बदलेगा और भारत सरकार भी
उस इंडोनेशिया सरकार से बात करेगी और इस पर कुछ मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एक अहम दिन हमारे लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। वो है गोल्ड मिनी का ऑप्शंस आज से लॉन्च हो गया है एमसीएक्स पर। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स से ऋषि मथानी जी है, बिजनेस डेवलपमेंट हेड है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सर गोल्ड मिनी ऑप्शंस की सबसे पहले बारीकियां बताएं क्या है, और दूसरा एक और आप लोगों की जो रिलीज थी उससे मैं पढ़ रहा था कि मार्जिन प्रोटेक्शन मिलने वाला है, पोर्टफोलियो मार्जिन बेनिफिट है। ये टेक्निकलिटी को अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को। हाँ नमस्ते विश्वमोहन जी, ये जो गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट आज हमने लॉन्च किया है ऑप्शंस का, ये बहुत ही अहम है आम निवेशकों के लिए, क्योंकि पहले जो हमारे पास 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 1 किलो के कॉन्ट्रैक्ट और वो भी बाई मंथली होने के कारण उसका प्रीमियम लाख रुपए से ऊपर चला जाता था। तो हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं था, संभव नहीं था कि वो उसमें ट्रेड कर पाए। ओके जी, छोटा निवेशक तो नहीं कर पाता था। जी। तो यहाँ पे जो छोटे निवेशक हैं, एक तो ये 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 10% तो ऐसे ही प्रीमियम हो गया, प्लस ये मंथली है तो और उसका भी आधा हो गया, तो 1/20वां प्रीमियम हो गया 1 किलो कॉन्ट्रैक्ट के बाबत। ओके। तो ये रिटेल के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। ओके सर, ज्वेलर्स की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स है? उनसे बात हुई है, वो क्या बता रहे हैं इस पे? देखिए, इसमें सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं। आज पहला दिन है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है कई जन पहले दिन वॉच करते हैं, लेकिन आज अभी भी अच्छा वॉल्यूम है, ओआईबी बिल्डअप चालू हो गया है, बिड आस्क भी टाइट है स्क्रीन पे, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा ये तो आइडियल है छोटे ज्वेलर्स के लिए भी, क्योंकि हर आदमी 1 किलो के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ट्रेड कर पाता, न उतना डिलीवरी उठा पाता है या छोड़ पाता है, तो ये छोटे ज्वेलर्स को भी इससे बहुत लाभ होगा। हमारे लिए वक्त निकाला, एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट एक छोटे ट्रेडर्स के लिए, छोटे ज्वेलर्स के लिए, और जो भी गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए गोल्ड मिनी के तौर पर एक ऑप्शंस का विकल्प आ जाएगा। बड़े स्ट्राइक के साथ, बड़े प्राइस के साथ आपको ट्रेड करना मुश्किल होगा, तो गोल्ड मिनी के ऑप्शंस का आप चुनाव कर सकते हैं। शुक्रिया सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दो और मेहमान अनुज गुप्ता और बिटुपन मजूमदार भी है। अनुज जी, गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस का गोल्ड मिनी ऑप्शन आ गया है, क्या लग रहा है इसमें ट्रेडिंग रणनीति आज के लिए कुछ देंगे क्या पहले दिन? जी विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें गोल्ड मिनी के अंदर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट में वॉलिटिलिटी आई है उससे लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हुआ है। जैसे हमने क्रूड के ऑप्शन में अच्छा खासा वॉल्यूम देखा है, नेचुरल गैस के वॉल्यूम में ऑप्शन में वॉल्यूम देखा है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड मिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें जो रिटेल कस्टमर है उनका जो इंटरेस्ट है यहाँ पर बढ़ेगा। एज IIFL जो हमारा एक रिटेल हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स गोल्ड मिनी में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाइज अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 52,000 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 700 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 300 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 1200 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा मानना है कि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है, IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट लो किया है, तो उसे गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $1910 काफी अच्छा सपोर्ट है जो मार्केट उसको फेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड ऑप्शन में 52,000 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पर लिया जा सकता है। कॉल ऑप्शन 740 के आसपास का भाव है, 1200 का टारगेट अनुज जी देख रहे हैं, 300 का स्टॉप लॉस लगा ले। गोल्ड पर आपका व्यू क्या होगा बिटुपन? देखिए, मुझे गोल्ड में बड़ा सेल ऑफ नहीं लग रहा जिस तरह से अनुज ने बताया, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा जो रेट हाइक के बारे में जब जिस स्टेटमेंट आया था, तो उससे ओवरऑल मार्केट में इक्विटीज या पूरे कॉम्प्लेक्स में एक ही फीलिंग है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आएगा, लेकिन गोल्ड में उतना डाउन साइड नहीं है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में आज या कल तक डाउन साइड रहेगा, तो अगर बाय करना है तो जैसे कि अनुज ने बताया था, तो 52,000 का जो एक लेवल है, 51,800 टू 52,000 का जो लेवल है, शायद उसके रेंज पे गोल्ड फॉर मार्केट स्टेबलाइज कर सकता है। तो अगर वेट एंड वॉच पे रखिए तो थोड़ा सा नीचे लेवल पे आता है, तो गोल्ड के जो गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इमीडिएटली नहीं, थोड़ा सा नीचे आने से ले सकते हैं। प्रॉब्ली अराउंड 550 570 जब रेंज आएगा तब मेरे हिसाब से लॉन्ग रन अच्छा रहेगा। और अभी थोड़ा सा बिड एंड स्टार्ट्स में थोड़ा सा स्प्रेड में डिफरेंस है, 720 में बाय है तो 774 में सेल है,
तो थोड़ा सा मार्केट में लिक्विडिटी आता है तो लेने के लिए बाद में देख सकते हैं। आज के लिए थोड़ा सा व्यू नेगेटिव रहेगा, लेकिन गोल्ड थोड़ा नीचे लेवल पे बाय करें। ओके, यानी अगर आपको खरीदना है गोल्ड मिनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो 52,000 के जो कॉल है उसको नीचे आने दीजिए। ऐसा बिटकॉइन को लगता है कि 500 के आसपास आए तब एंट्री करें तो ज़्यादा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब वायदा में ही अब चांदी की बात कर लेते हैं। 1100 रुपये गिर गई है, करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। अनुज जी क्या लग रहा है? 65,430 पे भाव है, करंट लेवल पे क्या करें, खरीद लें या बेचें? देखिए, मुझे लगता है कि विष्णु मोहन जी यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 65,200 में। स्टॉप लॉस लगाएं 64,550 का, टारगेट 66,000 से लेकर 66,200 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी $23.60 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये भी सपोर्ट जोन के आसपास है जहाँ पर एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड सिल्वर में करीबन 65,200 65,000 के आसपास लिया जा सकता है। 65,200 के आसपास यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आपका व्यू चांदी पर बीटूपन? मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक है, लेकिन जब सेंटीमेंट डाउन है तो मुझे लग रहा है कि पुल बैक में बेचना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है क्योंकि फ्राइडे का भी सेलिंग है, मॉर्निंग भी एशियन मार्केट में काफी डाउन साइड है। तो मेरे हिसाब से 65,800 या 65,900 तक मार्केट एक बार पुल बैक ले सकता है। तो वहां के रेंज के आसपास मार्केट शॉर्ट बनेगा और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक भी है 65,000, तो वहां पे मैक्स आपका टारगेट रहेगा इंट्राडे। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अब गिरावट बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते 5% की कमजोरी के बाद अब देखिए 3.5% आज नीचे है। 103 के आसपास ब्रेंट पहुंच गया है, 7,600 के नीचे MCX पर भाव है। अनुज जी क्या लग रहा है, क्रूड में और गिरावट आएगी या वापस से खरीदारी लौटेगी यहाँ? देखिए, क्रूड में हमारा लास्ट वीक भी नेगेटिव अनुमान था, वही मार्केट देखने को मिला और इस हफ्ते भी हमें लगता है कि एक डाउनसाइड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ब्रेंट करीबन 103-104 के आसपास चल रहा है, जहां पर हमें लगता है कि $100 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। MCX में देखें तो भाव अब 7580 के आसपास आ गया है, जो कि हमें लगता है कि नीचे 7,300 से लेकर 7,200 तक के लेवल दिखा सकता है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि जो ट्रेंड लास्ट वीक बना था वही यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। स्ट्रेटेजी वाइज करीबन 7,600 7,650 के आसपास बिकवाली करें, 7,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,300 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर करीबन 7,000 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 180 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी करें। हमें लगता है कि उसमें 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो या तो फ्यूचर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं या फिर कॉल ऑप्शन। अगर ऑप्शंस की बात करें तो 7,000 का पुट ऑप्शन खरीदारी के तौर पर लिया जा सकता है। 7,000 का पुट ऑप्शंस भी यहाँ पर खरीद कर जा सकते हैं। आप क्या सलाह देंगे बीटूपन कच्चे तेल में? मेरा भी व्यू अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है कि सेम सेंटीमेंट के ऊपर मैं बिलीव करके जा रहा हूँ जो यूएस के रेट हाइक होने वाला है और मई में 50 बेसिस पॉइंट के जो रेट हाइक होने वाले से, तो उससे मार्केट में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा और क्रूड में थोड़ा सा डाउन साइड रह सकता है। तो सेल ऑन रैलीज और सेल ऑन पुल बैक इज अ गुड आइडिया। 7700 का मैंने सर्वे सोचा था, लेकिन काफी बड़ा लेवल हो गया, तो 7650 के आसपास 7650 टू 7680 के रेंज में आप फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल कर सकते हो। 7400 के आसपास आपको टारगेट बन सकता है। और एक कर सकते हैं आप पुट ऑप्शन में जो है 7800 का जो पुट ऑप्शन है वो 50 के आसपास है, तो ये थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो आपको 490-500 के आसपास ये पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये भी हुआ क्रूड को लेकर। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। यहाँ भी काफ़ी बिकवाली दिख रही है, सारे ही बेस मेटल्स आज कमज़ोर दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते कॉपर सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, 6% के आसपास की गिरावट हफ्ते भर में गिर गए थे। आज भी 7% नीचे है। एल्युमिनियम 0.25% नीचे है। बेस मेटल्स में अनुज जी क्यों इतनी बिकवाली आ रही है और लग रहा है कि बिकवाली और ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ से? विष्णु मोहन जी, देखिए, लास्ट वीक IMF ने ग्लोबल ग्रोथ का जो फोरकास्ट था वो ट्रिम किया था। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बेस मेटल में रहा है, जिसकी वजह से जो डिमांड कंसर्न है वो यहाँ पर हट होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट वीक भी हमारा एक सेल कॉल ही था जो कि ऑलमोस्ट टारगेट के अचीव हुआ है। हमें लगता है कि इस हफ्ते भी सेम ट्रेंड बेस मेटल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा टॉप पिक में कॉपर को रहेगा, कॉपर का मे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरीबल रहेगा, तो मे में ट्रेड कर सकते हैं। करीबन जो मे कॉन्ट्रैक्ट है 805 के आसपास बिकवाली करें, 813 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 795 तक हो सकता है। बेस मेटल में हमें लगता है कि जैसे क्रूड के भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं तो सेंटीमेंटल थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमें लगता है कि डाउन साइड इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, तो बेस मेटल में कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। को भी लग रहा है कि यहाँ पर बेचकर ही जाना चाहिए, मेटल की जो गिरावट है और कंटिन्यू हो सकती है बीटू पर? बेस मेटल में कॉपर एक कैंडिडेट और सेल के लिए, जो मैं भी काफी दिन से सेल पे हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलता है 803 804 तक, वहां पे आपको बेचना है। 810 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रहेगा।
इंट्राडे में आपको टारगेट रहेगा 792 या 788 तक आपका टारगेट रह सकता है। कॉपर जो मई कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट एक्सपायर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से मई में थोड़ा सा पुल बैक में बेच सकते हैं इंट्राडे के लिए। ओके, यानी दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि यहाँ पर बेचकर ही जाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज क्या सलाह दे रहे हैं अनुज जी? ग्वार सीड की अगर बात करें, हालांकि रेंज में ही हल्की तेजी दिख रही है, यहाँ पर 6350 के आसपास है। ग्वार सीड में क्या सलाह देंगे? विश्वन जी देखिए, लास्ट वीक में यहाँ पर करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली थी, और हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों से एक नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा बिकवाली का कॉल रहेगा। करीबन 6360 में बिकवाली करें, 6500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6200 तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर डिमांड कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है कि जो हायर प्राइसेस थे वहाँ पर मंडियों के अंदर आवक ज़रूर बढ़ी है। तीसरी बड़ी बात, जिस तरीके से नॉर्मल मानसून की बातचीत देखने को मिल रही है, नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशन है, वो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है एग्री कमोडिटीज़ के लिए। और हमने देखा है कि सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में कुछ नरमी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है कि ग्वार के अंदर भी गिरावट रह सकती है और नीचे भाव 6200 तक आ सकते हैं। ओके, अब कॉटन केक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट बढ़ती जा रही है, अब 2835 के आसपास आ गया है। और कितनी गिरावट दिख रही है यहाँ से अनुज जी? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में एक कंटिन्यूस ट्रेंड रहा है। लास्ट वीक करीबन 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। जो उसका 3000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने उसको ब्रीच किया और अब 2830 के आसपास भाव आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में अभी और नरमी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर भी हमारा बिकवाली का कॉल रहेगा करीबन 2860 में, स्टॉप लॉस 2930 का रहेगा, टारगेट करीबन 2700 तक देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें तो जो हायर लेवल्स पर डिमांड थी वो यहाँ पे कम रही है, जिसकी वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि कुछ और नरमी अभी और इस काउंटर में देखी जा सकती है। ओके, अब बात मसालों की कर लेते हैं, जहां पर कोरिएंडर, जीरा, यहाँ पर दोनों में अच्छी तेजी दिख रही है। 1 से 1.5% के आसपास की दोनों में तेजी है। मसालों को लेकर क्या आउटलुक है आपका, और कौन से मसालों की खरीदारी की सलाह देंगे आप? किस मसाले में बाइंग करें? देखिए, मसाले में हमें लगता है कि अभी मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड है, बट हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि लोअर लेवल पर रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। हालांकि यहाँ पर टर्मरिक हमें लगता है कि कुछ एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकती है, जो कि ऊपर में करीबन 9000 से लेकर 9200 तक के लेवल को दिखा सकता है। लास्ट वीक भी हमने देखा था मार्केट लोअर लेवल से कंसोलिडेट हुई थी, तो हमें वही लगता है कि टर्मरिक के अंदर ही खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, जो कि ऊपर में करीबन 9200 के लेवल को छू सकता है। वहीं जीरा के अंदर भी हमें लगता है कि ऊपर में 22900 23000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिमांड से और डोमेस्टिक डिमांड से कुछ असर देखने को मिलेगा, और मार्केट में एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से रुपया यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक बाउंस बैक मसालों में देखा जा सकता है। यानी मसालों में एक बाउंस बैक की उम्मीद है, और जीरा और ये टर्मरिक, ये दोनों टॉपिक है। चलिए बात कर लेते हैं रुपये की। काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले। बिटूपन क्या सलाह देंगे यहाँ पर? आज शुरुआती कारोबार में ही करीब 25 पैसे कमज़ोर हो गया था। अभी तो फिलहाल के लिए रुपये और थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर सकता है, कि जिस तरह से अभी रेट हाइक होने वाला है, तो प्रॉब्ली डॉलर काफी स्ट्रांग रह सकता है अगेंस्ट द रुपी। और इंडिया में भी ग्रोइंग के बाद रेट वर्क होगा, लेकिन अभी इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हॉकी स्टिक में नहीं आया हुआ है। तो फिलहाल के लिए 7620 नीचे बेस में 7620 या 30 का बेस है। ऊपर मुझे लग रहा है कि 7710 तक जो स्पॉट रुपी है डॉलर ये पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का ट्रेंड है थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि इक्विटी में भी थोड़ा सेल ऑफ अभी जारी हो रहा है, तो इसके हिसाब से रुपये को प्रेशर रह सकता है। भी लग रहा है अनुज जी की और ये कमजोरी यहाँ पर और बढ़ेगी रुपए की? देखिए, रुपये की कमजोरी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में सलफ रहा है, दूसरी तरफ जो एडिबल ऑयल पे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भारत करीबन 60% से ज़्यादा का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट होने की वजह से प्राइस बढ़ सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे पड़ सकता है। और अगर हम हायर रेट पर इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारी बास्केट है, इंपोर्ट बास्केट है, उस पर प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो रुपया यहाँ पे हमें लगता है कि एक गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात, डॉलर करीबन हम देखें तो 102 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि रुपये के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो हमें लगता है कि ऊपर में 77 से लेकर 77.20 तक के लेवल रुपये में देखने को मिल सकते हैं। रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटफन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के